हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आज से आप लोग को भारतीय राज्य व्यवस्था का जो है सेशन पढ़ाने वाला हूं। आप सब लोग हमको जो है करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए देखे होंगे। अभी मैं कुछ दिन से योजना भी पढ़ा रहा था, लेकिन अब आपको जो है जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के, इंडियन पॉलिटी के, उसमें से मैं जो है महत्वपूर्ण टॉपिक आपको सारे टॉपिक आपको जो है धीरे धीरे करके पढ़ा दूंगा विथ क्वेश्चन। मतलब बाद में मैं इसके जो है पहले इसका डिटेल्स एनालिसिस करूंगा, उसके बाद जो है एमसीक्यू मॉडल में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से जो है पूरा आपको जो है डिटेल्स बता दूंगा। तो आप जो है सेशन लास्ट तक देखा करिएगा, और निश्चित रूप से आप इसमें जो है आप राय दे सकते हैं कि कैसा सेशन है और उसके बाद इसमें क्या और सुधार किया जा सकता है। वैसे मैं पूरा इसमें जो है विस्तार से डिटेल से जो है पूरा बताने का प्रयास किया हूँ। तो आप जो है शुरुआत करते हैं, देखिएगा भारतीय राज्य व्यवस्था की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो जो है अब मेरे द्वारा जो है इसको बताया जाएगा धीरे धीरे करके, जितने महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका पूरा कवर किया जाएगा। तो आज जो है आप लोग को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जो है शुरू करूंगा। यहीं से जो है राज्य व्यवस्था का शुरू करना ज्यादा सही रहेगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। भारत का संवैधानिक विस्तार जो है, विकास है, कैसे हुआ। देखिएगा ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों में पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि जो है ये हिस्ट्री का पार्ट भी है। तो इसको जो है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके बारे में चलिए आपको बताता हूँ, भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो देखिएगा भारत में जो है ब्रिटिश कब आए थे, आपको पता होगा 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। आपको पता होगा कि यहाँ ये जो है महारानी एलिजाबेथ ने जो है महारानी एलिजाबेथ प्रथम के जो है चार्टर द्वारा उन्हें भारत में जो है व्यापार करने के लिए विस्तृत अधिकार प्राप्त हुए थे। लेकिन जो कैसे कैसे धीरे धीरे करके जो है अपना आधिपत्य जमा लिए भारत पर, तो ये आप सबको जो है इतिहास में जरूर पढ़े होंगे। तो वो इतिहास का विषय हो जाता है। हम आपको जो है कैसे यहाँ से जो है कैसे संवैधानिक विकास हुआ उसके बारे में पूरा आपको बताता हूँ। तो जो है ये एलिजाबेथ प्रथम का जो है ये क्वेश्चन पूछा गया, किसके द्वारा जो है उनको अधिकार पत्र दिया गया था। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा जो है उनको अधिकार दिया गया था कि जाके भारत में आप व्यापार करिएगा। तो कंपनी जो है, जो अभी तक जो है सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी, 1965 में जो है ये बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया। ये आपको याद रखना, ये तीनों चीज देखिएगा। अभी बंगाल हो गया, उसके बगल में उड़ीसा हो गया, उसके बगल में नीचे आपका बिहार हो गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तो ये तीनों जगह जो है 1765 में कंपनी जो है व्यापार करने के लिए अधिकार प्राप्त हुआ। और कहा, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे। और दीवानी अधिकार में क्या क्या था, जो है राजस्व और दीवानी न्याय के जो है अधिकार प्राप्त थे। तो ये चीजें आपको याद रखना। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, 1600 ईस्वी में ये अधिकार पाया था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है उनको अधिकार दिया था कि जाके आप भारत में व्यापार करिए। और उनको जो है 1765, ये डेट भी आपको याद रखना है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो है दीवानी यानी राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त हुए थे। तो ये यहाँ से जो है 3-4 क्वेश्चन आपका बना है, तो इसको याद रखना है। तो देखिएगा मुगल बादशाह शाह आलम ने जो है 1765 में बक्सर की लड़ाई में जो है विजय प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में जो है दीवानी अधिकार दिया था। तो ये चीजें आपको याद रखना, ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा इसीलिए ब्रैकेट में करके आपको हमको डिटेल्स में जो है बता दिए। इतिहास के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम आपका जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहा हूँ, कैसे जो है कनेक्ट करना है, तो आपको इसके माध्यम से जो है कनेक्ट कर रहा हूँ। 1858 में जो है सिपाही विद्रोह के बाद 1857 में, जिसे जो है कहते हैं 1857 की क्रांति कहते हैं, तो इसको जो है सिपाही विद्रोह कहा गया है। यहाँ 1858 में जो सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज क्राउन ने जो है भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षता अपने हाथ में ले लिया। जब 1857 का विद्रोह हो गया, तो कहा कि कंपनी से अब लग रहा कि ये चीजें संभल नहीं पाएंगी। तब उन्होंने जो है ब्रिटिश क्राउन ने जो है, ब्रिटिश ताज ने, ब्रिटिश की महारानी कहा जाता है, उन्होंने जो है भारत का शासन का उत्तरदायित्व जो है प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में जो है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक जो है अनवरत रूप से जारी रहा। जब ये 1858 में जो ब्रिटिश ताज ने जो है, मतलब यह कह लीजिए सरकार ने जो है, ब्रिटिश सरकार ने, पहले कंपनी के अधिकार में था, लेकिन जब ये क्रांति हो गया 1857 के बाद में, आप क्रांति के बारे में जो है आपको बता दिया जाएगा, कभी जानते होंगे कि यह किस तरह से क्रांति हुआ था। तो लग रहा था कि उनको छोड़ के जाना पड़ेगा उसी समय। तो तब जो है ब्रिटिश ताज ने इसको कंट्रोल कर लिया था। 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक ये चलता रहा अनवरत। तो ये चीजें आपको याद रखना है।
अब देखिएगा, स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए जो है एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई, और यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से जो है 1946 में एक संविधान सभा का गठन हुआ था। ये भी इसका हम डिटेल्स में आपको संविधान सभा का गठन जो है आगे आने वाले सेशन में बता देंगे। और 26 जनवरी 1950 को जो संविधान अस्तित्व में आया था, तो 26 जनवरी 1950 को ही हम लोग गणतंत्र दिवस जो है मनाते हैं, आपको पता होगा। उसी समय हमारा संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से, तभी से हम जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ब्रिटिश शासन प्रणाली को जो है दो भागों में बांटकर आप देख सकते हैं, और इसको दो भागों में बांटकर पढ़ना ही ज्यादा सही रहता है। एक होता है कंपनी का शासन। 1773 में कंपनी का शासन शुरू हुआ था। 1773 का रेगुलेटिंग अभी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ये 1858 तक हुआ था। अभी आपको बता दीजिए, जब 1857 की क्रांति हुई, जिसे जो है 1857 की क्रांति कहा जाता है, तो इसके तहत जो है 1857 की क्रांति के बाद से ही यहाँ ये कंपनी का शासन खत्म हो गया। तब किसका शासन आया? सम्राट का शासन आया, या जो ब्रिटिश क्राउन का शासन आया। और ये 1858 से लेकर के 1947 तक चला। तो इसको बारे में आपको अलग अलग करके बताएंगे कि कंपनी के शासन के तहत जो है कौन सा क्या क्या कार्य हुआ था, और जब सम्राट का शासन आया, क्राउन का शासन आया, तब क्या क्या हुआ। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कंपनी का शासन 1773 से 1858 के अंतर्गत जो है पहला हम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो कंपनी के शासन के तहत जो है 1773 से 1858 तक, इसको हम कई सेशन में करेंगे, 1 से 2 से 3 सेशन। क्यों? क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो। आप जो है धीरे धीरे करके पढ़िए। जब वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा पूरा, तो वहां से आप जो है जाकर के अपने हिसाब से जो आपको आवश्यकता पड़ेगी उस हिसाब से देखा करिएगा। वीडियो जो है छोटा छोटा बनाया जाएगा। मतलब छोटा छोटा मतलब कहने मतलब ये भी नहीं कि हाँ 4 मिनट का वीडियो रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा नहीं किया जाएगा। तो आज आप लोग को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और एमसीक्यू के माध्यम से, और थोड़ा सा जो है नोट्स वगैरह जो है आपको डिटेल्स में थोड़ा बता देते हैं। तो उसके बाद फिर अगला वो किया जाएगा, अगला रेगुलेटिंग एक्ट। तो देखिएगा 1700 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी। देखिएगा 1772 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार से पैसा उधार लिया गया, लोन मांगा गया। तो लोग लोन मांगने पर जो है 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया कि जो है आप लोन तो ले रहे हैं, लेकिन लोन अब उसको हमको कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए जो है रेगुलेटिंग में तो नियंत्रण करना है। तो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। अब ब्रिटिश संसद जो है अप्रत्यक्ष रूप से भारत के लिए जो है कानून बनाने लगी, क्योंकि सरकार के ऐसे होता भी है। अगर आप मान लीजिए किसी से लोन ले लिए, जैसे मान लीजिए दो कंपनी आप एक कंपनी चला रहे हैं, लेकिन आपका कंपनी घाटे में चलने लगा, तो आप जो है किसी से लोन लेकर जो है या किसी से उसमें समझौता कर लेते हैं। तो क्या होता है कि अब वो आपके कंट्रोल में सिर्फ नहीं रह गया, वो अगला आदमी भी आपके ऊपर कंट्रोल करेगा। मतलब उसमें जो है उसके निर्णय में उसका भी भागीदारी रहेगा। तो इसी तरह से अब जो है संसद वहां का जो है अप्रत्यक्ष रूप से उसमें जो है कानून बनाने लगी, और इसके द्वारा जो है पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को जो है मान्यता मिली। अब क्या हुआ, प्रशासनिक काम, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य और जो है पॉलिटिकल कार्य जो है उसको मान्यता मिल गई कंपनी के कार्य में। और इसके द्वारा जो भारत में केंद्रीय प्रशासन की जो है नींव पड़ी। तो याद रखना है केंद्रीय प्रशासन क्यों, क्योंकि जो है संसद अब कानून बनाने लगी, तो कानून के तहत पूरा देश जो है एक जो है रेगुलेट होने लगा। तो इसीलिए केंद्रीय प्रशासन की नींव यहां से पड़ा, तो इसको याद रखना है। अब देखिएगा इसके तहत घटनाक्रम में जो है गृह सरकार इंग्लैंड ने क्या काम किया, उसके बाद जो है अभी भारत के बारे में बताते हैं। तो इंग्लैंड की गृह सरकार ने इस एक्ट में जो है कई बदलाव किए, या इस एक्ट से जो है कई बदलाव किए। जैसे क्या है, 500 पाउंड की जगह अब जो है 1000 पाउंड के शेयर धारक की ही डायरेक्टर का चुनाव में हस्तक्षेप कर सकते थे। पहले क्या है, 500 पाउंड जिसके पास रहता था वो जो है डायरेक्टर के चुनाव में जो है हस्तक्षेप कर सकता था। लेकिन अब क्या किया गया, 1000 पाउंड मतलब बड़ी कंपनी वाले जो है, बड़ी शेयर धारक ही जो है डायरेक्टर के इसके चुनाव में जो है हस्तक्षेप कर सकते थे। 24 डायरेक्टरों के जो है 1 वर्षीय कार्यकाल की जगह 4 वर्षीय कार्यकाल किया गया। तो 24 डायरेक्टर थे, उनका कार्यकाल कितना था, 1 वर्षीय था। अब उसको जगह कितना क्या कर दिया गया, 4 वर्षीय कार्यकाल कर दिया गया। और प्रत्येक 1 वर्ष में जो है 1/4 सदस्य जो है रिटायर होंगे, और 1/4 सदस्य ही जो है नए आएंगे। तो इसके 24 मतलब 1/4 प्रत्येक वर्ष जो है क्या होंगे, रिटायर होंगे, और प्रत्येक वर्ष जो है नए आएंगे 1/4। तो ये याद रखना है। 1 वर्ष में देखिए कहा गया, 1 वर्ष में 1/4 सदस्य रिटायर होंगे और 1/4 सदस्य जो है नए आएंगे। ये नए हैं, देखिए नए आएंगे, तो इसको याद रखना है। और
और देखिएगा, तीनों प्रेसिडेंसी उस समय कौन था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, कोलकाता हो गया, ये तीनों प्रेसिडेंसी उस समय काम करते थे। पूरा देश इसी तीनों प्रेसिडेंसी से जो है रेगुलेट होता था। तो तीनों प्रेसिडेंसी द्वारा जो है भेजी गई रिपोर्ट, युद्धों आर्थिक गतिविधियों की जो है, ये रिपोर्ट जो भेजा गया था युद्ध के आधार पर, आर्थिक गतिविधि के आधार पर जो है जनरल जो है रिपोर्ट जनरल डायरेक्टर के पास जो है के पास जाती थी। उसे आप डायरेक्टर के पास फिर जो है ब्रिटेन के संसद तक जो है भेजी जाएगी। इससे अब भारत की जो है हर गतिविधि की खबर जो है लंदन पहुंचने लगी। तो जो आप देखिएगा यहीं से धीरे धीरे रेगुलेट इनका शुरू हो गया लंदन की जो सरकार द्वारा, ब्रिटिश क्राउन द्वारा। तो यहाँ से हर गतिविधि की जो है खबर लंदन पहुंचने लगी और यहीं से जो है मॉनिटरिंग शुरू हो गया। यही चीज आपसे बता दी, यहीं से आपका रेगुलेटिंग जो है शुरू कर दिए। तो इसको याद रखना है। अब भारत सरकार के अंतर्गत क्या हुआ, तो ब्रिटेन द्वारा इस एक्ट से जो है भारत में किए गए बदलाव, तो ये ब्रिटेन सरकार द्वारा ही एक्ट लाया गया था। अब देखिएगा भारत में इसके अंतर्गत क्या क्या बदलाव हुआ। तीनों गवर्नर में कौन कौन, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, ये चीजें आपको बताएं। तीन जगह की जो है प्रेसिडेंसी थी, 3 गवर्नर काम करते थे। तो तीनों गवर्नरों जो अंग्रेजी गतिविधियों की जो है रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करते थे। अब तीनों में से जो है कोलकाता को देखिएगा, अब यहाँ कोलकाता का रोल यहाँ से बढ़ जाएगा। तो कोलकाता को जो है प्रमुख गवर्नर जनरल, पहली बार यह पद बना था, तो गवर्नर जनरल का पद जो है किसको मिल गया, कोलकाता को बना दिया गया। जिससे अब जो है बॉम्बे, मद्रास के गवर्नर जनरल जो है गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। देखिएगा ये गवर्नर अब क्या हो गया, गवर्नर जनरल हो गया। पहले ये तीनों गवर्नर थे, देखिएगा कह रहा ना तीनों गवर्नर। अब यहाँ क्या कर रहा है, कोलकाता को गवर्नर जनरल, तो यहाँ से गवर्नर जनरल का पद यहीं से शुरू हुआ। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो पहली बार यह पद आया था गवर्नर जनरल का, तो कोलकाता को उसको बना दिया गया था। जिससे अब बॉम्बे, मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन जो है हो गए थे। और जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से जो है अलग थे, मतलब तीनों लोग जो है अलग अलग काम करते थे। कौन कौन, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया और कोलकाता हो गया। लेकिन अब किसको क्या क्या कर दिया है, कोलकाता को जो है आपका पूरा इन दोनों को जो है कोलकाता के अंतर्गत रख दिया गया। मतलब कोलकाता जो है कह लीजिए बड़ा हो गया, कोलकाता को जो है वो बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये चीजें याद रखना है। और आगे देखिएगा, इसी के तहत जो है वारेन हेस्टिंग को जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 1774 में बनाया गया था। तो ये चीजें याद रखना, ये क्वेश्चन, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसी के तहत जो है किसको बनाया गया था, वारेन हेस्टिंग। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। तो याद रखना है। और इसी समय जो है अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता जो है बनी थी। तो याद रखना है ये क्वेश्चन। एक 4 सदस्यीय परिषद है यानी काउंसिल का गठन किया गया था। कितने सदस्यीय, 4 सदस्यीय, ये भी आपको याद रखना है। जिसकी सहमति या बहुमत के आधार पर ही गवर्नर जनरल जो है कोई नियम लागू कर पाएगी। गवर्नर जनरल को जो है वीटो शक्ति दिया गया, यानी वीटो शक्ति मतलब होता है क्या, गवर्नर जनरल जैसे क्या होता है, 4 सदस्यीय हो गया। अब देखिएगा 4 सदस्यीय में से क्या हो गया कि 2 लोग इधर हो गए, 4 सदस्यीय परिषद बना, मान लीजिए जैसे इस समय होता है। तो अब यहाँ प्रेसिडेंसी को यहाँ जैसे कहा जाता है कि इसको लोकसभा अध्यक्ष या विधान जो है राज्यसभा अध्यक्ष है, तो उसमें क्या होता है, उनको वीटो शक्ति दिया जाता है। वीटो शक्ति मतलब जैसे 4 लोग हैं, 2 लोग इधर हो गए, 2 लोग इधर हो गए, क्या हो गया, बैलेंस बराबर हो गया। अब ये बैलेंस बराबर हो गया, कोई निर्णय नहीं हुआ, तब यहाँ कोई एक वीटो शक्ति, मतलब यहाँ जो गवर्नर बैठेगा ये वीटो शक्ति होगा। मान लीजिए इसको दे दिया तो इधर की जीत हो गई, इधर 3 हो गए क्योंकि, तो इधर की जीत हो गई, नहीं तो इधर अगर अपना मत कर दिया तो इधर की जीत हो गई। तो ये वीटो शक्ति ये होता है। तो बराबर की स्थिति में जो है वीटो की शक्ति दे दीजिएगा। और परिषद के 4 सदस्य जो है इस प्रकार थे। अब ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पूछा गया, इस परिषद में जो है कौन कौन सदस्य थे। तो फिलिप फ्रांसिस, इसका क्वेश्चन भी आपको हम देखिएगा बता रहे हैं, इसको बढ़िया से पढ़िए, हम क्वेश्चन भी इसमें से डाले हैं। फिलिप फ्रांसिस थे, वारेन हेस्टिंग का विरोधी था, ये विरोध करता था, उनका जो है उनसे जो है इसकी जमती नहीं थी फिलिप फ्रांसिस की। क्लेबरिंग था, मानसन था, वारवेल था जो वारेन हेस्टिंग का समर्थक था। एक वारवेल जो है समर्थक था, फिलिप फ्रांसिस जो है हेस्टिंग का विरोधी था। और वारेन हेस्टिंग जो गवर्नर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। तो इसको भी याद रखना है। तो ये कौन कौन 4 सदस्य थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेबरिंग, मानसन, वारवेल। तो ये चीजें आपको याद रखना है। 4 लोग इसके जो है कौन बने थे, सदस्य बने थे। इस पर 4 सदस्यीय परिषद का गठन जब किया गया था।
और इसी एक्ट के अंतर्गत जो है कोलकाता में जो है 1974, सॉरी देखिएगा 1774 है यहाँ, 1774 में जो है एक सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये चीजें आपको याद रखना, 1774 में क्या बना था, उच्चतम न्यायालय बना था। कहाँ, कोलकाता में। और जिसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, सर एलिजा एम्पे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी आपको याद रखना है। तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे, जैसे क्लेवरिंग, लिमेस्टर, हाइड। तो आपको याद रखना है, ये 3 जो है इसके क्या थे, न्यायाधीश थे। और ये जो है चीफ जस्टिस थे, अब जैसे वर्तमान समय में होते हैं। तो एक मुख्य न्यायाधीश थे। तो और जो है यह केवल कलकत्ता के मामले ही देख सकता था। जो ये सुप्रीम कोर्ट बना था, ये खाली कलकत्ता का मामला ही देख सकता था। जिसके सर एलिजा एम्पे जो है क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को जो है निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से, ये आपको 1773 के अंतर्गत जो कार्य हुआ था वो आपको बता रहा हूँ, ये चीजें आपको याद रखना है। कंपनी के कर्मचारियों को जो है निजी व्यापार करने, भारतीय लोगों से जो है उपहार ले व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था इसी एक्ट के तहत। उसके बाद ब्रिटिश सरकार का जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से जो है कंपनी पर जो है नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने जो है भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जो है जानकारी ब्रिटिश सरकार को जो है देना आवश्यक कर दिया। तो ये चीजें देखिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर जो नियंत्रण सशक्त हो गया इसके माध्यम ब्रिटिश सरकार का। अभी बता रहे ना, यहाँ से धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश क्राउन जो है रेगुलेट शुरू कर दिया था। तो यहाँ से नियंत्रण जो है तेज कर दिया गया, सशक्त कर दिया गया था, मजबूत कर दिया गया था। इसने जो है भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी जो है ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया था। तो अब सभी मामले जितने होते थे राजस्व से, रेवेन्यू से संबंधित, सिविल मामले जो होते थे और सैन्य मामले जो होते हैं, ये सब पूरा मामले जो है आपको ब्रिटिश सरकार को इसके जानकारी देना आवश्यक हो गया था। और यह कंपनी का पहला लिखित संविधान अब यहीं से बनके आपका तैयार हो गया। मतलब अब बनके तैयार नहीं होगा, आप कह सकते हैं कि जब हर चीज का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया संसद के द्वारा पास होके, तो एक लिखित संविधान के रूप में ये कार्य करने लगा। तो यहीं से देखिएगा पहला लिखित संविधान जो है शुरू हो गया। ब्रिटिश सरकार यहीं से कंट्रोल शुरू कर दिया गया था। तो ये चीजें 1773 के तहत, इससे ज्यादा क्वेश्चन आप कभी भी उठा के देख लीजिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और इससे ज्यादा क्वेश्चन और पूछे जाने बहुत कम संभावना है। वैसे जितना भी हम डिटेल्स में इसका बता दिए, उतना डिटेल्स में जो है आप देखेंगे तो मतलब बहुत ज्यादा कई जगह से इसको जो है ला करके जो है इकट्ठा किया गया है मैटर्स, तब बताया गया है इसमें। तो इससे ज्यादा बाहर हमको नहीं लग रहा कि इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो अब इसके तहत कुछ नोट्स है, देखिए कि जब ये 1772-73 के आसपास जो कार्य हुए थे तो उसको कुछ बता देते हैं आपको। जैसे ये सब चीजें आपको बुक में नहीं मिलेगा, आप जाकर के बुक एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो आप फिर देख के तब बताइएगा। कलेक्टर का पद जो है एक जगह मतलब नहीं मिलेगा, हम आपको कहने मतलब ये है हमारा। कलेक्टर का पद जो 1772 ईस्वी में आया था, और वो भी कौन लाया था, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा जो है इसको लाया गया था, जिसके पास जो प्रशासनिक, राजस्व और न्यायिक शक्तियां थी। तो याद रखना है, कलेक्टर का पास 1772 ईस्वी में, कलेक्टर मतलब जिसको आजकल डीएम कहते हैं, जिलाधिकारी कहते हैं, उसका पद वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। कार्नवालिस जो है जिला जज जो है पद का गठन किया था। कार्नवालिस द्वारा जो है जिला जज पद का गठन किया गया था, जिसको जो है आजकल जिला जज कहते हैं। आपको पता होगा जिला जज के बारे में। तो इसको जो है 1793 में जो है कौन लाया था, कार्नवालिस लाया था, जिससे जो है कलेक्टर से न्यायिक शक्तियां छिन गई थी। तो यहाँ क्या कहा गया, प्रशासनिक शक्तियां थी कलेक्टर को, राजस्व की शक्तियां थी और न्यायिक शक्तियां थी। लेकिन जब कार्नवालिस ने जो है जिला जज का पद जो है ले आया, तो उस जिला जज के पास जो क्या शक्तियां चली गई, न्यायिक शक्तियां चली गई। अब इससे जो है कार्नवालिस के पास जो है, सॉरी, जिला जज के पास न्यायिक शक्तियां हो गई और कलेक्टर के पास जो है प्रशासनिक और राजस्व शक्तियां बची। तो ये आपको याद रखना है। और 1793 में जो है कार्नवालिस संहिता आया था, कार्नवालिस कोड आया था, जिसमें जो है न्यायपालिका की पुनर्संरचना हुई थी, उसका रिस्ट्रक्चरिंग किया गया था और न्यायपालिका का एक पद सोपान तैयार हुआ। पद सोपान मतलब जैसे वर्तमान में होता है, क्या होता है, यहाँ जो है सबसे ऊपर का है ना सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद कौन है, हाई कोर्ट है, उसके बाद कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो इस तरह से एक जो है हायरार्की बनता है, एक पद सोपान बनता है। तो इसको याद रखना है आपको। तो यहाँ तक आज का सेशन यहीं तक वो रखते हैं, मतलब ये है। लेकिन अभी आपका क्वेश्चन आपको कहे है ना बताने के लिए, तो आपको क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताते हैं। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में जो है कोलकाता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का जो है प्रावधान किया गया था। तो आपको ये चीजें बताए हैं, आप सब एक्ट पढ़ लीजिए, लेकिन आपको किस एक्ट के तहत बताया गया, 1773 के एक्ट के तहत बताया गया कि इसमें जो है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, वो भी
एक्ट 1773 था, लेकिन हुआ कब? 1774 में। इसके मुख्य न्यायाधीश के नाम बताइए, अभी आपको इसके बारे में भी क्वेश्चन बताते हैं। कह रहा है, सॉरी देखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 के तहत 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसमें जो है कौन शामिल नहीं था? तो आपको बताना है 4 सदस्यीय सदस्य जो है गठन किया गया था, तो इसमें कौन शामिल नहीं था? तो विकल्प में फिलिप फ्रांसिस शामिल नहीं थे, कि क्लेवरिंग शामिल नहीं थे, कि मानसन शामिल नहीं थे, कि लिमेस्टर शामिल नहीं थे? सही उत्तर आपका रहेगा लिमेस्टर इसमें शामिल नहीं थे। अब कौन कौन शामिल था? तो फिलिप फ्रांसिस शामिल थे, अभी आपको बता दिए कि वारेन हेस्टिंग का ये भी जो है विरोधी था। क्लेवरिंग शामिल था, और उसके बाद मानसन शामिल था, उसके बाद कौन था? हाइड था, शामिल था। सॉरी ये लिमेस्टर के जगह पे वारवेल शामिल था। वारवेल, ये जो है हाइड तो आपका जो है अभी दूसरी चीज में शामिल रहेगा, बता रहे हैं अभी आपको, इसके बारे में भी क्वेश्चन बता रहे हैं। तो ये जो है कौन शामिल नहीं था? लिमेस्टर शामिल नहीं था। तो इसको याद रखना है, फिलिप फ्रांसिस थे, क्लेवरिंग थे, मानसन थे और बारवेल थे। तो कौन इसमें शामिल नहीं था? आपका लिमेस्टर शामिल नहीं थे। तो ये चीजें आपको याद रखना है। सही उत्तर आपका रहेगा डी। अगला देखिएगा, कोलकाता में, ये देखिएगा इसमें जो है आपका क्वेश्चन है, देखिएगा हाइड वाला। कोलकाता में जो है 1774 में एक जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपको बताना इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो विकल्प में है एल्जा एम्फे, क्लेवरिंग, लिमेस्टर, हाइड। सही उत्तर आपका रहेगा एल्जा एम्फे इसके जो है मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये चीजें आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन ये भी आपका कई बार पूछा गया है। अब आपसे पूछा जा सकता है इसमें जो है कौन जो है तीन जो है मतलब ये थे, 3 जज थे। तो मुख्य न्यायाधीश जब एल्जा एम्फे हो गए, तो ये 3 जो है कौन थे? जो है उसके न्यायाधीश थे, क्लेवरिंग, लिमेस्टर, हाइड। तो यहाँ जो क्वेश्चन आपको बता रहे थे उसमें हाइड इसमें था, मुख्य न्यायाधीश वाले और न्यायाधीश वाले में। तो याद रखना है। कौन उसमें शामिल नहीं था? आपको पीछे जो बताए थे, तो उसमें जो है आपका, ये देखिएगा एक मिनट, ये लिमेस्टर वाला यहाँ हम हाइड गलती से लिख दिए थे, तो यहाँ लिमेस्टर शामिल नहीं था। लिमेस्टर कौन था? न्यायाधीश था। तो एल्जा एम्फे इसके सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश थे आपके। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसको याद रखना है। और उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन अपने मन से भी बनाते हैं। अभी हम आपको क्वेश्चन कम ही बना रहे हैं, धीरे धीरे हम आपको क्वेश्चन, इसका पूरा क्वेश्चन के माध्यम से ही पूरा डिस्कशन आपको कर दिया जाएगा। देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपसे पूछ रहा है। ये आरओ में शायद 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कोलकाता में जो है क्वेश्चन कौन सा सही है आपको बताना है। कोलकाता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, तो क्या ये चीज सही है? आपसे बताएं ये चीज सही है। वहीं फिर कह रहा है लेमेस्टर इस न्यायालय के जो है प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे। तो अभी क्या आपसे बताएं, अभी आपके कितनी बार बताए? 3-4 बार बताए कि इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? फिलिप फ्रांसिस जो है, सॉरी देखिएगा फिर वही चीज, वो दोनों में कंफ्यूज हो जाता थोड़ा सा। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एल्जा एम्फे थे। तो इसको याद रखना है। और उसके बाद क्लेमरिंग, लिमेस्टर और हाइड इसके जो है न्यायाधीश थे। ये लिमेस्टर कौन थे? न्यायाधीश थे। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एल्जा एम्फे थे। तो अभी ये चीजें आपको बताएं, तो कौन सा आपका सही है? तो पहला आपका सही उत्तर रहेगा। देखिएगा यही आपको ये चीज बता रहे हैं ना, एल्जा एम्फे इसके कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये चीजें याद रखना। तो पहला आपका सही रहेगा, दूसरा गलत है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। सेशन कैसा लगा, क्या इसमें सुधार कुछ करने की जरूरत है? आप लोग बताइएगा। इसी तरह से आपको पूरा डिटेल्स में जो है एनालिसिस आपका कर दिया जाएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, और अपने मित्रों तक इसको जो है जरूर जानकारी दीजिएगा कि कोई इस तरह से सेशन जो है कवर कर रहा है। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक जो है आप लोग पढ़ाई जारी रखिएगा। फिर आपको जो है नए जो है अगला जो है एक्ट है उसके तहत जो है नए फिर जो है जल्दी ही आपको लेकर सेशन आ रहे हैं। धन्यवाद।